न च प्राणसंज्ञो न वै पंचवायुर्न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशाः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायुश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। आदिगुरु शंकराचार्य कृत भगवान शिव के इस संस्कृत श्लोक का अर्थ है, न मैं प्राण हूँ न ही पंचवायु हूँ, मैं न सात धातु हूँ और न ही पांच कोश हूँ, मैं न वाणी हूँ न हाथ हूँ न पैर हूँ, न ही उत्सर्जन की इंद्रियां हूँ, मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, आदि अनंत शिव हूँ। सभी श्रोताओं को वंदे मातरम। कविवर श्री कृष्ण सरल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सरल स्वरांजलि राष्ट्रकवि श्री कृष्ण सरल साहित्य समिति द्वारा संचालित पॉडकास्ट है, जिसके अंतर्गत सरल वाणी कविवर श्री कृष्ण सरल के साहित्य को समर्पित एक श्रृंखला है। आप इन प्रस्तुतियों को सुनने के साथ साथ अपनी स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। सरल वाणी में आज सुनेंगे सरल जी की रचना झुको न किसी अनय के आगे। प्रस्तुत गीत प्रोफेसर सरल द्वारा रचित विश्व के बृहत्तम हिंदी प्रबंध काव्य क्रांति गंगा से लिया गया है, जिसमें उन्होंने अनय अर्थात अन्याय का डटकर सामना करने की प्रेरणा दी है। साथ ही साथ हम जानेंगे सुश्रुत साहित्य से भी चिंतक एवं कविवर श्री कृष्ण सरल के स्नेह भाजन रहे डॉक्टर संतोष व्यास के द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ रोचक तथ्य एवं संस्मरण। आइए आरंभ करते हैं सरल वाणी। साहित्यिक दधीचि श्री कृष्ण सरल, इस शीर्षक से प्रकाशित अपने आलेख में डॉक्टर संतोष व्यास महान क्रांतिकारी राजगुरु से संबंधित सरल जी के बाल्यकाल का एक संस्मरण प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि श्री कृष्ण सरल में क्रांतिकारियों के प्रति अनुराग बचपन से ही था। जब राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था, तब सरल जी 12 वर्ष के थे। भीड़ ने वंदे मातरम के नारे लगाए तो रेल में राजगुरु ने भी नारे लगाए। यह देखकर अंग्रेजी सिपाहियों ने राजगुरु को धकेल दिया। इस पर बालक सरल ने अंग्रेज सिपाही के सर पर एक पत्थर दे मारा। फिर क्या था, बालक को बुरी तरह पीटा गया। सब लोग उन्हें मृत समझकर छोड़कर चले गए, किंतु ट्रेन चल दी थी। जीवन पर्यंत पिटाई के वह घाव उनके शरीर पर बने रहे, जिन्हें वे गर्व से अपने लिए पदक मानते थे। डॉक्टर व्यास आगे अपने आलेख में लिखते हैं, श्री कृष्ण सरल अकेले ऐसे कवि हैं जिन्हें अपनी क्रांतिकारी कविताओं के कारण 2 बार जेल जाना पड़ा। डॉक्टर व्यास द्वारा बताए गए इन संस्मरणों से यह रेखांकित होता है कि सरल जी ने जीवन पर्यंत अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया, अन्यायों के आगे कभी झुके नहीं। सरल स्वरांजलि पर आज का गीत भी सरल जी द्वारा दर्शाए गए इन्हीं आदर्शों को उकेरता है। डॉक्टर व्यास का यह आलेख पाठकों के लिए सरल जी की वेबसाइट पर संग्रहित किया गया है, जिसे आप समिति द्वारा संचालित ब्लॉग श्रृंखला सरल कीर्ति पर पढ़ सकते हैं, जिसका ब्लॉग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। श्रोताओं, सरल जी के कुछ और भी रोचक अंतरंग प्रसंग आप डॉक्टर व्यास के स्वर में ही सुनेंगे, किंतु पहले सुनते हैं श्री कृष्ण सरल का गीत, जिसका शीर्षक है झुको न किसी अनय के आगे। झुको न किसी अनय के आगे, तनो न किसी विनय के आगे, झुको न किसी अनय के आगे। अन्यायी बलवान भले हो, उसका पक्ष सदा निर्बल है। उसका दमन क्रूर हो सकता, किंतु पतन भी रहा अटल है। विजय तुम्हारी इसमें है, तुम झुको न उसकी जय के आगे। झुको न किसी अनय के आगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गीत की अगली पंक्तियां सुनिए। चमक दमक तो क्षण भंगुर है, पर असत्य का मुह काला है।
सत्य भले धूमिल हो पर वह सदा सत्य है, उजियाला है। निश्चय का संबल लेकर तुम झुको न संशय के आगे, झुको न किसी अनय के आगे। अंतिम पद में कदाचित स्वयं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए सरल जी लिखते हैं, तुमको ऐसा बनना है जो मरकर भी तुम अमर रह सको। तुमको ऐसा बनना है जो मरकर भी तुम अमर रह सको। तुमको ऐसा बनना है जो तुम आंधी तूफान सह सको। सीना ताने खड़े रहो तुम, झुको न किसी प्रलय के आगे। सीना ताने खड़े रहो तुम, झुको न किसी प्रलय के आगे। झुको न किसी अनय के आगे, झुको न किसी अनय के आगे। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कविवर सरल जी की रचना झुको न किसी अनय के आगे। सरल जी के अगले संस्मरण से पूर्व एक तथ्य साझा करना चाहता हूं। श्री कृष्ण सरल के नाम से हमारे मन में एक ऐसे व्यक्तित्व की छवि उतरती है जो बहुत ही गंभीर होते हुए भी सरल स्वभाव के थे। डॉक्टर व्यास की सच्चरित्रता, स्वभाव की निश्चलता ने सरल जी को प्रभावित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर व्यास को एक महाकवि के मानस पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रसंगवश मैं यहां डॉक्टर व्यास के विषय में यह भी बताना आवश्यक समझता हूं कि वे सरल जी का मानस पुत्र होने के साथ साथ क्या नहीं हैं। डॉक्टर व्यास प्रशंसकों की उस प्रजाति से नहीं है जो सस्ती लोकप्रियता पाने और राजनैतिक एवं साहित्यिक जगत में सम्मान, पद आदि की स्वार्थपूर्ण लालसा से सोशल मीडिया, फेसबुक पर सरल जी के साथ अपनी नकली तस्वीर लगाकर उनके स्वघोषित अनुज पुत्र होने की भ्रामक घोषणाएं करते रहते हैं। वे संपादकों तथा प्रकाशकों की उन प्रजातियों से भी नहीं हैं जो एक महाकवि की पुस्तक के साथ अपने नाम चमकाने के स्वार्थ में संपादक धर्म को ही बेच डालते हैं। इसके विपरीत डॉक्टर संतोष व्यास ने सरल जी के सादगीपूर्ण, निष्कपट आचरण को आत्मसात किया, जो उनकी जीवन शैली से स्पष्ट परिलक्षित होता है। अपने आदर्श प्रोफेसर सरल की भांति ही डॉक्टर व्यास की कथनी और करनी में भेद नहीं रहा। कदाचित यही गुण उन्हें सरल जी के आत्मीय वर्ग में उनके मानस पुत्र का स्थान दिला पाया। तो सरल वाणी में सरल जी के संस्मरणों के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, 1 जनवरी 2023 को सरल जी की जयंती के अवसर पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अत्यंत लोकप्रिय रोड शो पर कविवर सरल जी की स्मृति में किए गए सेलिब्रेटिंग द लेगेसी ऑफ राष्ट्रकवि श्री कृष्ण सरल कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पसंद किया गया था। अमेरिका से प्रसारित सरल साहित्य पर केंद्रित इस रेडियो टॉक शो चाय टाइम में उनकी रचनाओं के साथ ही डॉक्टर संतोष व्यास द्वारा प्रामाणिक संस्मरणों को भी प्रस्तुत किया गया था। सरल जी के विषय में उत्सुकता रखने वाले सभी श्रोताओं को इस महत्वपूर्ण वैश्विक चर्चा को अवश्य सुनना चाहिए। यह रेडियो शो श्रीकृष्णसरल.com पर भी उपलब्ध है। इसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर संतोष व्यास को। बलिपंथी युग नायकों के चरित्रारण अर्थात क्रांतिकारियों और प्राणदानी पीढ़ियों को समर्पित राष्ट्रीयता की चेतन परंपरा के नायक कहूँ या कहूँ तपस्वी साधक साहित्यिक दधीच श्रद्धेय प्रोफेसर श्री कृष्ण जी सरल के साथ मुझे रहने के अनेक अवसर मिले, जो मेरी स्मृति में आज भी धरोहर स्वरूप हैं। मैंने उन्हें देखा है, उन्हें समझा है, परखा है। वास्तव में वे वक्त की चुनौतियों की धम्मन भट्टी में तपे खरे सोने की भांति थे, जो सदा चमकते रहे। उनका सोद्देश्य लेखन पूरी सादगी से, सच्चाई और ईमानदारी से, निष्ठा और लगन से क्रांतिकारियों के प्रामाणिक दस्तावेज हैं। उन्होंने
जीवन को तिल तिल जलाकर प्रकाश फैलाया है, चंदन की तरह घिस घिस कर सुगंध बिखेरी है। उनके व्यक्तित्व में दृढ़ता और विनम्रता का विलक्षण मिश्रण दिखाई देता है। वे टेक के बड़े पक्के थे, किंतु सौम्य और सरल, क्योंकि वास्तव में बहुत कठिन होता है सरल होना। उनके व्यक्तित्व का यह दुर्लभ गुण है। दृढ़ व्यक्ति प्रायः अक्खड़ हो जाते हैं और सौम्य व्यक्ति समझौतावादी हो जाते हैं, लेकिन वे दृढ़ और सौम्य दोनों थे, क्योंकि उनका स्वभाव विलक्षण था। उनके बचपन का एक किस्सा है कि प्राइमरी में जब वे पढ़ते थे तो उनके डंक की निब टूट गई। पहले दबात में डोबो कर लिखाया जाता था, डंक रहता था पहले, तो उन्होंने तीली से लिखकर उत्तर पुस्तिका में लिख दिया, लेकिन किसी से कुछ मांगा नहीं। यह स्वभाव उनका जीवन भर रहा। यह टेक प्रौढ़ावस्था में भी देखने को मिली, कभी से कुछ नहीं मांगते। एक बार देवास से उज्जैन प्रवास कर रहे थे तो उन्हें यात्रा करते हुए हृदय का आघात हो गया, हार्ट अटैक हुआ। तो एक बारात यात्रा कर रही थी उस बस में। उन्होंने किसी बाराती से बैठने के लिए सीट नहीं मांगी और खड़े खड़े देवास तक यात्रा कर ली। भीड़ थी ना बस में, लेकिन सीट नहीं मांगी। तो हम उनसे कहा करते थे कि आपके लेखन के 9 विश्व कीर्तिमान हैं, आपके लेखन को आज तक पुरस्कृत क्यों नहीं किया गया? तो वे कहते हैं कि सम्मान और पुरस्कार प्राप्त करने को आवेदन किया जाता है, सो मैंने नहीं किया। यदि पुरस्कार जीते जाते और जीते जाने की प्रक्रिया हो तो मेरे लेखन को अवश्य मूल्यांकन होगा। उनके सादगी और सरलता के कई संस्मरण मेरे सामने ही घटे हैं। वो घटनाएं मुझे याद हैं कि क्रांति गंगा नामक एक प्रबंध काव्य, जो उनका श्रेष्ठतम 21वीं शताब्दी के प्रवेश द्वार पर जो धमाकेदार दस्तक है, वो इतना बड़ा काव्य ग्रंथ है। उसके प्रकाशन के लिए धन संग्रह करने के लिए नगरों में प्रवास कर रहे थे। उनके गले में इस बीच में एक गांठ उभर आई। डॉक्टरों को आशंका थी कि ये कैंसर ना हो। उन्होंने गांठ की जांच स्थगित कर दी तब तक जब तक कि क्रांति गंगा का प्रकाशन न हो जाए। इसी क्रम में उन्होंने प्रकाशन उपरांत भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, जो सरल जी को अत्यंत सम्मान पूर्वक मानते थे, उनसे विमोचन की चर्चा हुई और मुझसे कहा कि अपन राष्ट्रपति भवन में इसका विमोचन करवाएंगे। इस अवसर पर उनके पुत्र डॉक्टर धर्मेंद्र और मुझे साथ ले चलने का उन्होंने आश्वासन दिया। मैं भी उत्साहित हुआ। कुछ दिन बाद समय तय हो रहा था। उन्हें पता लगा कि धर्मेंद्र जी और मेरे बच्चों की परीक्षाएं हैं, अतः उन्होंने हिंदी के महान महाग्रंथ को महाकाल के चरणों में अर्पित कर दिया और विमोचन हो गया, यह लोकार्पण हो गया। ऐसा ही 1996 की बात है, हरदा नगर में सुभाष जयंती को सरल जी का नागरिक अभिनंदन होना था। उन्हें भारत गौरव जैसे अलंकरण से नवाजा गया। वहाँ की एक अग्रवाल धर्मशाला में हम रुके थे। उनके लिए आयोजकों ने घर से एक टिफिन ले आए, उसमें सब्जी सूखी थी। सरल जी ने उस सूखी सब्जी में अपने खाने योग्य बनाने के लिए उसमें पानी मिला लिया और भोजन करने लगे। जब देखा कि इसमें से पानी खत्म हो जा रहा है तो वो टिफिन होल वाला था, उसमें से पानी निकल जाता था। जैसे तैसे उनने भोजन निपटा लिया। जब हम कमरे में पहुंचे तो देखते क्या है कि भारत गौरव राष्ट्र रत्न प्रोफेसर श्री कृष्ण सरल पोंछा लगा रहे हैं पानी से। ऐसा कई बार वो कर लेते थे। होशंगाबाद में भी उन्होंने पानी में रोटी डुबो के खा ली, पर व्यवस्थापकों को कोई परेशानी नहीं आने देते थे। वे व्यवस्थापक कोई पशुपेश में ना पड़ें, इसलिए अपनी व्यवस्था कर लेते थे। होशंगाबाद में नव अंकुर संस्था द्वारा अभिनंदन होना था। एक घटना ऐसी हुई कि वे अभिनंदन की व्यवस्था में जुटे हुए लोगों को कष्ट न देकर पैदल निकल गए, स्वयं कार्यक्रम स्थल पर समय पर पहुंच गए। एक और घटना उल्लेखनीय है। क्रांति साहित्य के विक्रय और क्रांतिकारियों की जीवनी पर शोध करने के लिए यात्रा जीवन भर करते रहे। कई बार भूखे रहते, कई बार पैसे का अभाव रहता है, तो वो क्या करते थे, ये कुली मजदूर जहाँ सस्ते में भोजन कर लेते हैं वहाँ पहुँच जाते, लुंगी लगाकर एक हाथ में दोना ले लेते और एक कागज में रोटी लपेट कर वहीं भोजन कर लेते थे। एक एक पैसा बचाकर क्रांति साहित्य पर लगाते थे।
पर मांग कर कुछ नहीं लेते। एक बार बिलासपुर छत्तीसगढ़ में प्रवास के दौरान उनकी जेब कट गई। पुस्तकों के 2 गट्ठर साथ थे और उनके कपड़े लत्तों का बैग था। अब बिलासपुर की होटल तक पहुंचना कठिन था। कुली को पैसे कैसे देते? होटल वाला तो पहचान का था, कई बार आना जाना होता था, इसलिए इनको रहने को दे दिया करता था। अब इन्होंने गट्ठर को कंधे पे डाला और लगभग 75-80 मीटर वहां पहुंचा देते, जहां तक दूसरा गट्ठर दिखता रहे। फिर दूसरे गट्ठर को उठाते और वहां से आगे पहुंचा देते। ऐसा अल्टरनेट एक दूसरे गट्ठे को उठाते हुए होटल तक पहुंचाया और होटल मालिक की पहचान से उनको ठहरने को मिल गया। लेकिन रात भर भूखे रहे। दूसरे दिन जब विद्यालयों में गए तो पता लगा कि आज विद्यालय की छुट्टी है, तो उस दिन पानी पीकर पूरा दिन सोए। दूसरे दिन भी भूखे रहे। तीसरे दिन जब विद्यालय में पहुंचे तो प्राचार्य ने कहा कि आपका स्वागत है, आपकी पुस्तक खरीदी जाएंगी और सब बच्चे खरीदेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को आप अपनी कविताओं से प्रभावित करें। 3 दिन का भूखा व्यक्ति बहुत अच्छी अच्छी कविताएं बच्चों को उन्होंने सुनवाई। फिर बच्चों ने जो पुस्तक खरीदी उसके संकलित पैसे से इन्होंने भोजन किया। इस तरह उन्होंने लिखा भी है कि भूखे पेट लिखा करता था दीवाना था वो ऐसा। देश और समाज को जगाने के लिए, क्रांतिकारियों की जीवनी लोगों तक पहुंचाने के लिए आजन्म संघर्ष करता हुआ क्रांति गंगा जैसे एक महान ग्रंथ का रचयिता विश्व के साहित्य जगत की एक अनूठी मूर्ति है। इनके साहित्य को, क्रांति कथाओं को और इनकी मंशा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। हम विचार करें कि जिसको जो जहां प्रयास मिले जहां करें, उस दिवंगत आत्मा के लिए सर्वाधिक अच्छी श्रद्धांजलि होगी। आप सबका योगदान उनके कृत्य को, उनके कार्य को जन जन तक पहुंचाकर उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करने का अवसर है और हम ये करें। श्री कृष्ण सरल के इन संस्मरणों के साथ हम पहुंच गए हैं सरल वाणी के इस अंक के अंतिम पड़ाव पर। श्रोताओं, शहीदों और क्रांतिकारियों पर विश्व में सर्वाधिक लेखन करने वाले प्रोफेसर श्री कृष्ण सरल ने महाकाल की नगरी उज्जैनी में 7 दशकों तक साहित्य साधना करते हुए 15 महाकाव्यों सहित 125 ग्रंथों का प्रणयन किया। आजादी के बाद क्रांति लेखन के लिए उत्पन्न हुई सर्वथा विपरीत परिस्थितियों में भी एक समर्पित साहित्यकार के रूप में सरल जी ने आजीवन अपेक्षित क्रांतिकारियों और शहीदों का प्रामाणिक इतिहास अपनी पुस्तकों में समाहित किया, सिर्फ इसलिए कि उन शहीदों के बलिदानों से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सकें, आजादी के अमृत महोत्सव मना सकें। जाने से पूर्व आपके लिए और विशेषकर पॉडकास्ट से जुड़े सभी विद्यार्थियों के लिए एक संदेश। राष्ट्रकवि श्री कृष्ण सरल साहित्य समिति के माध्यम से हम भारतीय क्रांति साहित्य की विश्वव्यापी सुकीर्ति के लिए प्रयत्नरत हैं, जिसके अंतर्गत आप हमारी वेबसाइट श्रीकृष्णसरल.com से सरल जी तथा उनके साहित्य के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। मैं हूं अभिषेक सरल और आप सुन रहे थे सरल स्वरांजलि। एक नई रचना के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। जय हिंद।